नमस्कार। जीवन के मुस्कान के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। किसी कवि ने क्या खूब कहा है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जीवन की मुश्किलों का सामना नहीं कर पाते, हार मान लेते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो इन्हीं मुश्किलों का डटकर सामना करते हैं और अपने लिए तय मुकाम ज़रूर हासिल करते हैं। हमारी आज की मेहमान भी ऐसी ही एक शख्सियत हैं जो देख नहीं सकती, लेकिन देख नहीं पाने के बावजूद उन्होंने सपने देखना नहीं छोड़ा और अपने लिए एक मुकाम हासिल किया। तो चलिए करते हैं एक मुलाकात हमारी आज की मेहमान से। मिलवाने जा रही हूँ आपको हमारी आज की मेहमान, जो कि सहायक निदेशक हैं राज्य बीमा एवं प्रावधाय निधि विभाग में। नमस्कार सुनीता कुमारी जी। सुनीता जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी बिल्कुल सुनीता कुमारी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आज आई हैं। मैं जानती हूँ कि आप देख नहीं सकते जी। लेकिन सुनीता जी, बहुत सी मुश्किलों का सामना आपने अपने जीवन में किया होगा। इन सब के बारे में हम जानेंगे और कैसे इन मुश्किलों का आपने सामना किया, कैसे आप इनसे बाहर निकल के आई। लेकिन शुरुआत करेंगे हम आपके शुरुआती जीवन से। कुछ अपने शुरुआती जीवन, अपने परिवार और बचपन के बारे में बताएं। मैम, मेरा जन्म ग्राम नांगल पठानी, तहसील कोसली, जिला रेवाड़ी, राज्य हरियाणा में हुआ था। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा अलवर के अलग अलग गांवों में हुई है। मेरा संयुक्त परिवार था। मेरे दादा दादी जी थे एवं माता पिता एवं 3 बहन भाई हैं हम। मेरे दादाजी मध्य प्रदेश पुलिस में थे। उन्होंने काफ़ी डाकुओं को मारा था, तो उन्हें राष्ट्रपति से मेडल प्राप्त हुआ था। और हम 3 बहन भाई हैं। तीनों में मैं सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधाय निधि विभाग में हूँ। मेरे 2 भाइयों में से बड़ा भाई राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में एजीएम के पद पे हैं। अरे वाह। और छोटा भाई डीआरडीओ में सीनियर साइंटिस्ट हैं। क्या बात है। यानी कि बिल्कुल पढ़ी लिखा आपका परिवार है और बहादुर आपका परिवार है, क्योंकि आपके दादाजी को मेडल भी सम्मानित किया डाकुओं को पकड़ने के लिए। तो मुझे ये बताएं कि आप जैसे देख नहीं सकते, तो क्या आप जन्म से ही नहीं देख पा रहे थे या फिर बाद में कुछ ऐसी घटना घटी कि जिसके कारण आप नहीं देख पाए? नहीं, मुझे जन्म से ही परेशानी थी, लेकिन सूर्य की धूप में मैं थोड़ा थोड़ा देख पाती थी। अगर आप सूर्य की धूप में अगर आप देख पाते थे, तो आप अपनी पढ़ाई कैसे करते थे? उस समय मैं पूरी साल, यहाँ तक कि जून जुलाई में भी बिना कूलर पंखे के धूप में बैठ के पढ़ाई करते थे। अच्छा, तो क्या आपको धूप में जो अक्षर थे, किताब के लिखे हुए अक्षर पे दिखाई देते थे? जी बिल्कुल, लेकिन पढ़ने की गति बहुत धीरे रहती थी। अच्छा। सुबह से शाम तक 2-4 पेज ही हो पाते थे। लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी है और कभी ऐसा झुंझलाहट महसूस नहीं होती थी कि मैं क्यों पढ़ रही हूँ, मैं भी नहीं पढ़ती हूँ, छोड़ो इसको, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है, ढंग से पढ़ नहीं पा रही हूँ? जी नहीं, ऐसा मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। क्योंकि मेरा मंजिल के प्रति, मेरा मंजिल पाने का मेरे मन में एक दृढ़ ललक रहती थी। बहुत अच्छा। मतलब आपने अपनी पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दिया। कहाँ तक आपने पढ़ाई की, मतलब आप देख कब तक सकती थी जब तक आप मतलब पढ़ती रही? सीनियर सेकेंडरी एवं एसटीसी की तब तक मैं धूप में बैठ के पढ़ लेती थी। उसके बाद मुझे पीलिया हुआ और जो मेरी थोड़ी सी रोशनी थी वो भी गायब हो गई। जी, यानी कि सीनियर सेकेंडरी और एसटीसी आपने कर ली, तब तक आप थोड़ा बहुत जो आप देख पा रहे थे वो भी आपका देखना बंद हो गया। किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा उनके बाद? कैसी रही उसके बाद आपका जीवन? उसके बाद एकदम थोड़ी सी दिक्कत आई। समाज के दबाव में या परिवार के दबाव में मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। लेकिन 7 साल के बाद मैं दोबारा परिवार के सहयोग से ही दोबारा से पढ़ाई मैंने शुरू की। और मैंने एक स्वयं पाठी स्टूडेंट के रूप में ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन किया, जिसमें भी मैंने कॉलेज को टॉप किया। अरे वाह, क्या बात है। तो इस समय पे आप बिल्कुल नहीं देख पा रहे थे, तब आप अपनी पढ़ाई कैसे करते थे? मेरी माताजी सौभाग्यवश 5 पढ़ी हुई हैं। अच्छा। वो मुझे पूरा पढ़ के सुनाती थी। मतलब जो महिला स्वयं 5वीं कक्षा तक पढ़ी है, वो आपको आपकी इतनी बड़ी पढ़ाई जब पढ़ करके सुनाती थी, तो कैसे आपकी माताजी और आप कैसे एक दूसरे को सहयोग करते थे पढ़ाई के दौरान? मुझे अपना पूरा ध्यान एकाग्र रखना पड़ता था। और माताजी हमारी कभी किसी चुनौती से हार नहीं मानती हैं, ना कभी वो निराश होती हैं, ना कभी वो थकती हैं। और
मेरा हौसला हमेशा वो बुलंद रखती थी कि जब ये पढ़ने को तैयार है तो फिर हमें और समाज को तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, हमें तो जो भी हो पाए इनकी मदद करनी चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि ग्रामीण परिवेश से आने के बावजूद सुनीता जी की माता जी स्वयं 5वीं कक्षा तक ही पढ़ी, लेकिन इसके बावजूद अपनी बिटिया जो नहीं देख सकती थी या जिनका देखना बाद में बिल्कुल ख़त्म हो गया था, उनके लिए उन्होंने अपना जज्बा बरकरार रखा। तो आपकी सबसे बड़ी सहायक अगर मैं कहूँ पढ़ाई में अगर रही तो आपकी माता जी रहीं। जी बिल्कुल, माता जी रही जी। फिर जब आपने एसटीसी कर ली, इसके बाद आपका जीवन क्या, आपने क्या किया? कुछ आपने नौकरी की तलाश की या फिर क्या किया? जी हाँ, मैं 3rd ग्रेड टीचर बन गई थी और बच्चों को अपने पढ़ाना और बस ये। जी, तो आप जब पढ़ाती थी तो निसंदेह आपकी जो पोस्टिंग रही होगी वो आपके घर के पास या तो नहीं रही होगी, जैसा कि मुझे पता है सरकारी विद्यालय जो होते हैं दूर दराज में स्थित होते हैं। कैसे आप अपना आना जाना करती थी और कैसे वहाँ स्कूल में पढ़ाती थी बच्चों को? मेरे मकान से मेरा स्कूल लगभग 3.5 किलोमीटर दूर था और वहाँ कोई साधन नहीं जाते थे, टिब्बों का रास्ता था। तो मेरी माताजी मुझे सुबह छोड़ के आती थी और छुट्टी के टाइम पे वापस मुझे लेने जाती थी, यानी कि वो 14 किलोमीटर का सफ़र रोज तय करती थी। ओहो, मतलब ये सफ़र आप लोग रोज़ पैदल तय करते थे? जी, पैदल तय करते थे। तब आपकी माता जी का मैं कहूँ कि पूरा सहयोग आपको पूरे जीवन में मिला है और पूरे परिवार का भी सहयोग निसंदेह आपको हमेशा मिला ही होगा। जी बिल्कुल, पूरे परिवार का सहयोग मुझे प्राप्त हुआ है। मेरे भाइयों ने हमेशा मार्गदर्शन किया, समाज की रीति रिवाजों के दबाव में वो कभी नहीं आए और बाहर फॉर्म भरना है, बाहर जाना है, आज भी इस ड्यूटी को बाहर मुझे कहीं जाना है तो ऑफिस भी जाना है तो उसको भैया ही छोड़ के आते हैं। क्या बात है। तो मुझे लगता है कि परिवार का सहयोग अगर आपके साथ है तो कोई भी आपकी कमी नहीं रह जाती, वो आपकी मजबूती बन जाती है, आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। इसलिए मुझे यहाँ पर मैं दर्शकों का ध्यान दिलाना चाहूँगी कि ज़रा सा हमें नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, ताकि हम किसी भी प्रकार की अक्षमता अगर किसी भी हमारे परिवारजन में है तो हम उसको अक्षमता के रूप में ना देखकर उसकी सक्षमता के रूप में देखें। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया कि आपने एक सरकारी नौकरी तक का भी सफ़र तय किया और पढ़ाने जाती थी। तो क्या कभी आपको विद्यालय में पढ़ाने में परेशानी आती थी? कैसे पढ़ा पाती थी आप, क्योंकि आप देख नहीं सकती? नहीं, मुझे पढ़ाने में कभी कोई परेशानी नहीं आई, क्योंकि हर समस्या का कोई ना कोई समाधान निकलता है। उसमें मेरे पास पहली क्लास भी होती थी। पहली क्लास के बच्चे को तो स्कूल में आया ही है, उसको पहचान नहीं है कि कौन सा वर्ण क्या है, तो उसके लिए मैंने एक स्पेशल तरीका निकाला। एक लकड़ी के बोर्ड पे मैंने पूरी वर्णमाला को अंकित करवाया और उस बोर्ड पे मुझे ये अनुमान था कि कौन सा वर्ण कहाँ पे है, तो मैं अपनी अंगुली उसी वर्ण पे टेकती और मुझे पता होता था ये वर्ण कौन सा है। अच्छा। और मैं उससे फिर बच्चे को समझाती कि ये वर्ण ये है। क्या और जब मुझे बच्चे से पूछना होता था तब भी मैं अंगुली उस वर्ण पे जो जिसका कि मुझे पता होता था और उस बच्चे से पूछती कि ये वर्ण कौन सा है। और इस तरीके से मैं बच्चे की पूरी भाषा, पढ़ना लिखना, उसका गणित, 5वीं तक आते आते इतने मजबूत हो जाते थे मेरी क्लास के बच्चे कि वो मेरे ही कामों में मदद करने लग जाते थे। छोटे बच्चों का गृह कार्य चेक करवाना है, ऑफिशियल वर्क है, रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर पूरे करने हैं, उनमें वो मदद करने लग जाते थे 5वीं क्लास पास करते करते। क्या बात है, मतलब आपके सिखाए हुए जो बच्चे हैं, आपकी प्रेरणा से जो आपने एक तकनीक ढूंढी कि एक बोर्ड बना लिया और उस पर आप उंगली से अंकित करते जाते हैं और आपको वही अक्षर आपको पता होता है कि आप किस पर अपनी उंगली लगा रही हैं। बहुत अच्छा और उत्तम तरीका मुझे लगता है कि आपने ढूंढा अध्ययन अध्यापन का। इसके बाद का सफ़र कैसे तय किया आपने? इसके बाद मैंने फिर कुछ अंदर से ज़्यादा ललक पैदा हुई कि मुझे आगे पढ़ना चाहिए, तो मैंने मम्मी पापा को भी तैयार किया और मम्मी पापा ने भी मेरा सहयोग किया और मैंने प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में ग्रेजुएशन किया, उस पोस्ट ग्रेजुएशन किया। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद RS 2007 के फॉर्म आ गए थे, उसमें अप्लाई किया और मैंने RS 2007 237 रैंक के साथ हासिल भी किया। उसके बाद कुछ तकनीकी दिक्कतें रही। मुझे उस समय जनरल और OBC तो कंसीडर इसलिए नहीं किया गया कि मुझे दिखता नहीं था। ठीक है। और 95 का जो निशक्त जनों के लिए एक्ट है उसके अनुसार सीट रिजर्व की नहीं गई थी। इसलिए मुझे 237 जनरल रैंक के बावजूद भी कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर दिया गया, जो कि जनरल में 500 रैंक वाले बच्चे को मिला था। वो मैंने ज्वाइन नहीं किया, हार नहीं मानी। क्या बात। आगे RS 2008 फाइट किया
उसमें भी कुछ ऐसा ही रहा। हम्म, RS 2007 में भी मेरी ब्लाइंड में फर्स्ट रैंक आई थी और मुझे वुमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट मिला था। उसके बाद मैंने RS 2012 फाइट किया। उसके तहत मैं आज सहायक निदेशक के पद पे राज्य बीमा विभाग में पदस्थापित हूँ। क्या बात है। कभी भी आपने हार नहीं मानी, चाहे 2007 में हो, 2008 में आपको सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी और अपना एक लक्ष्य तय रखा कि मुझे तो ये कर दिखाना ही है। क्योंकि आप PG तक आते आते देख नहीं पा रहे थे और शायद पढ़ नहीं सकते थे। उस दौरान आप कैसे पढ़ाई करते थे और RAS की तैयारी फिर आपने कैसे की? उस दौरान मेरी माताजी मुझे पढ़ के सुनाती थी। अच्छा। और मैंने स्पेशल कोई RS के लिए मैंने स्पेशल तैयारी नहीं की। जो मैंने पहली क्लास से और PG तक नियमित अध्ययन किया था वही मेरे RS में काम आया। क्या बात है। यानी कि नियमित अध्ययन अगर आप करते हैं तो ये जो परीक्षा है ये पास करना बहुत मुश्किल नहीं है। आप देख नहीं सकती, इसके बावजूद आपने ये भी सोचा कि मुझे RS जैसी परीक्षा करनी है पास, और कर दिखाया आपने और ये मुकाम आज आप हासिल कर पाई हैं। सुनीता जी, जीवन में बहुत से ऐसे काम होते हैं कि जो हम अगर नहीं देख पाएँ तो हमें कई बार उस ऊपर वाले से शिकायत होती है कि मैं क्यों नहीं देख पाई या क्यों नहीं देख सकती। इस तरह की शिकायत या कोई दुख या कोई दबाव मन में रहा कभी? नहीं, इस तरह की मुझे ऊपर वाले से कोई शिकायत नहीं रही। क्योंकि ऊपर वाले ने अगर एक चीज़ मुझे कम भी दी है तो दूसरी बहुत कई क्षेत्रों में मुझे ज़्यादा भी दिया है। मुझे एकाग्रचित्त होना अन्य बच्चों की बजाय मुझे ज़्यादा मिला। लक्ष्य के प्रति अटल रहना ये मुझे ज़्यादा मिला। तो इसलिए मुझे ऊपर वाले से कभी कोई शिकायत नहीं रही। बिल्कुल, आपने अपनी जो ये कमी थी उसको अपनी मजबूती बना लिया, उसको अपना आधार बना लिया और उसी आधार पर आप आगे बढ़ती गई और जीवन में आज आप उत्तरोत्तर प्रगति कर रही हैं। सुनीता जी, आपने विवाह नहीं किया, आपने शादी नहीं की, क्यों? मैम, मेरा बचपन से ही ये विचार था कि मुझे शादी नहीं करनी है और मुझे जन सेवा में जाना है। तो कभी आपके परिवारजन या विशेषकर मैं अगर बात करूं तो हमारी माताजी का विशेष रहता है कि बेटी की तो शादी होनी ही चाहिए, परिवार की तरफ से कभी कोई दबाव महसूस हुआ? नहीं, परिवार की तो हार्दिक इच्छा थी कि समाज की जो भी रीति रिवाज परिपाटी जैसी भी है चली आ रही है उसी का हमें पालन करना है, और उन पे समाज का दबाव भी था। लेकिन मैं अपने निश्चय पे अटल रही और उस निश्चय को अटल पूरा करने में मुझे मेरे पेरेंट्स ने सहयोग भी दिया। तो वे आपके सहयोगी रहे। आपको क्या अब इस मुकाम पे, चूंकि आप एक बहुत सफल मुकाम पर अब पहुंच चुकी हैं, क्या अब आप शादी के बारे में सोचती हैं? नहीं मैम, अभी भी नहीं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेरा निश्चय मैंने सोच समझ के निश्चय किया था। जो मैंने निर्णय लिया था वो सोच समझ के लिया था, इसलिए मैं अपने निर्णय पे कायम हूँ। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। अगर आप अपने जीवन में आगे जिस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, मुझे लगता है वाकई में आप बहुत से लोगों को प्रेरणा देती होंगी जो भी आपके संपर्क में आते होंगे। कैसा महसूस होता है उन्हें जब वे आपसे मिलते हैं? नहीं, उनका मनोबल काफ़ी, जब वो मेरे पास आते हैं तो उनका मनोबल कमज़ोर होता है, लेकिन जब वो मेरे से वापस लौट के जाते हैं तो उनका मनोबल काफ़ी ऊंचा होता है। क्या बात है। आज मेरे पढ़ाए हुए बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर, सैनिक बन चुके हैं। तो कैसा महसूस होता है जब वो बच्चे आपके पैर छूने आते होंगे कि मैम आज आपके आशीर्वाद से हम इस मुकाम पर पहुंच गए? मुझे काफ़ी गौरवान्वित महसूस होता है। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि कितना खुशी का वो पल होता होगा आपके लिए जब आपके बच्चे आते होंगे और आपसे आशीर्वाद वे लेते होंगे। सुनीता जी, अपने जो दैनिक जीवन के जो सारे कामकाज हैं वो आप क्या स्वतंत्र रूप से कर लेती हैं? जी हाँ, बिल्कुल, मैं पूरे घर के भी पूरे काम कर लेती हूँ। झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े। अच्छा। और साथ में मैं अपने व्यक्तिगत काम भी खुद करती हूँ। और मेरे घर में मेरे 2 भतीजा भतीजी हैं, उनको पढ़ाने का काम भी मैं करती हूँ। अरे वाह, उन्हें भी पढ़ाती हैं आप? तो कैसे पढ़ाती हैं? कितनी उम्र है आपके भतीजे भतीजी की और कैसे उन्हें पढ़ाती हैं आप? मेरी भतीजी 4th क्लास में है और भतीजा 1ली क्लास में है। पर उनको अल्फ़ाबेट से लेकर आज 1st क्लास वाले बच्चे को भी 4th क्लास तक की हिंदी, इंग्लिश की ग्रामर, मैथ में काफ़ी वो स्ट्रॉन्ग है। अरे वाह, तो कैसे, क्या टेक्निक अपनाती हैं आप उनको पढ़ाने? क्योंकि छोटे बच्चे तो आपके काबू में आना बड़ा मुश्किल है, तो कैसे उनको काबू में करती हैं और कैसे उन्हें पढ़ाती हैं? एक तो उनका मैं मनोबल बढ़ाती हूँ कि हमको अच्छे बच्चे बनना है, IAS बनना है, देश के अच्छे नागरिक बनना है। और दूसरा मैं टेक्नोलॉजी का यूज करती हूँ। कैसे?
जैसे मुझे बच्चे को अपन शुरुआत ही करें, आज तो बच्चे मुझे पढ़ के सुना देते हैं, इतने सक्षम हो गए कि मुझे मैथ में ये क्वेश्चन है बुआ जी, हिंदी ग्रामर में ये है बुआ जी, तो आज तो वही पढ़ के सुना देते हैं जी। लेकिन अपन शुरुआती दौर की बात करें, जिस दिन वो बिल्कुल प्लेन कागज़ थे, बिल्कुल, तब कैसे तो मैंने टेक्नोलॉजी का यूज किया। मेरे पास मोबाइल था, मुझे ये पता है कि इस स्विच को दबाने से, इस की को दबाने से ए आएगा, तो मैं ए को दबाती और फिर बच्चे को समझाती, देखो बेटा ये ए है, तो ऐसे बच्चे को पहचान होती चली गई। अरे वाह, यानी कि तकनीक ने आपके जीवन में आपको सहयोग दिया। क्या आप ये मानती हैं कि तकनीक ने भी आपके जीवन में परिवर्तन लाया? जी बिल्कुल, आज की जो ऑफिशियल वर्क है वो भी तकनीकी के सहारे ही हो पा रहा है जी, और बच्चों को जो पढ़ाने का वर्क है वो भी तकनीकी के सहारे ही हो पा रहा है। क्या बात है। तो आप जो अपने ऑफिस का सारा काम है, क्या वो सारा काम आप कंप्यूटर पे भी कर लेती हैं? क्या आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से परिचित हैं? जी हाँ, मुझे लैपटॉप में एक स्पेशल सॉफ्टवेयर आता है जोज, उसका यूज करती हूँ, और मोबाइल में टॉकबैक है उसका यूज करती हूँ। ये 2 सॉफ्टवेयर हैं, इनकी सहायता से लगभग काम हो जाते हैं। यानी कि हमारे जो प्रधानमंत्री की जो डिजिटल भारत योजना है, तकनीक से जीवन का परिवर्तन, मुझे लगता है कि वो हम और आप बहुत से लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आ रही है ये योजना, क्योंकि तकनीक के माध्यम से हम अपने जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। जी, अपने जीवन में नहीं, बल्कि समाज में अपने साथ के अपने जानकार या आम नागरिक भी अपने से उम्मीद करते हैं, अपने डिपार्टमेंट से संबंधित उम्मीद नहीं करते हैं, वो ऑल ओवर जो भारत सरकार या राज्य सरकार की योजना है उनके बारे में उनको ज्ञान नहीं होता है, या उनको उनका लाभ लेने में उनको परेशानी आती है, तो हम उनकी मदद करते हैं। और मुझे भी कोई किसी योजना के बारे में अगर पूरा ज्ञान नहीं है तो मैं उसको नेट पे या मोबाइल में देख के उसके बारे में पूरे उसके टर्म्स एंड कंडीशंस उस आम नागरिक को बताती हूँ और उसको उसका लाभ दिलाती हूँ। बिल्कुल। अभी पालनहार योजना के तहत मैंने, मेरी एक पहली क्लास की बैचमेट थी, वो 8वीं पढ़ी हुई है बस, और विडो भी हैं, तो उसको मैंने पालनहार योजना के तहत उसका लाभ दिलाया है। और जो गांव में अनपढ़ महिलाएं हैं या आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हैं, उनको मैंने स्वयं सहायता ग्रुप से जोड़कर उनको मार्केटिंग तक पहुंचाया है। आज वो महिलाएं खुद जाकर गंगानगर, उदयपुर में जो महिला विकास विभाग की तरफ से अमृता हाट लगता है, उसमें जाके खुद अपना प्रोडक्ट बेच के आती हैं। आज वो इतनी सशक्त हो गई हैं। बहुत अच्छा। आप स्वयं तो प्रेरणा दे ही रही हैं, अपने कामों से भी आप लोगों को प्रेरणा दे रही हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं, तो इससे बहुत अच्छी बात और क्या हो सकती है। जी जी सुनीता जी, ये तो एक बहुत उजला पक्ष है जो आपने हमें दिखाया। जी। कभी कोई ऐसी कठिनाई या ऐसी कोई परेशानी भी आपको फेस करनी पड़ी, आपको झेलनी पड़ी, जिसने आपके जीवन में आपको प्रेरणा दी और आप उससे सामना करके आप आगे बढ़ी अपने जीवन में? हाँ, मैंने हर कमजोरी से, चाहे मुझे समाज ने बेचारा समझा या सरकार ने मुझे अक्षम समझा, उससे मैं हताश नहीं हुई। उससे मैंने ताकत पा करके और आगे बढ़ने के लिए प्रयास शुरू किए। जितना समाज ने मुझे बेचारा समझा, मैं बचपन की बात बताती हूँ, मैं जिस समाज से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे ज़्यादातर महिलाओं का काम खेती बाड़ी करना, चूल्हे पे खाना बनाना, पशुपालन करना होता है। जी। तो मुझे बचपन में सब मेरी चाची थे यहाँ पूछती कि तू बड़ी हो जाएगी तो चूँकि तेरे को काम तो वही करना है जो अपना समाज कर रहा है, कैसे खाना बनाएगी, कैसे खेत में से पशुओं के लिए चारा लाएगी। तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा। अच्छा। उस समय मेरी उम्र रही होगी 3-4 साल। मेरा जवाब यही होता था कि सूर्य, क्योंकि उस समय मुझे सनलाइट में दिखता था, आगे का तो मुझे पता नहीं था, मेरा दिखना बंद हो जाएगा। लेकिन मेरा जवाब यही होता था कि शाम को सूरज छिपने से पहले पहले मैं खाना बना लूँगी और मैं खेत में से चारा भी ले आऊँगी। क्या बात है। मतलब एक छोटे से बच्चे के मन में भी कभी कोई शिकायत नहीं आई कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो सब काम करूँगी जो आप कर रहे हो और जो मुझे करना है। जी। आपने जैसा कि मुझे अभी बताया भी था कि 10+2 के दौरान आप भरी गर्मी में पढ़ा करते थे, चाहे भरी गर्मी हो 45 डिग्री 50 डिग्री, आपको क्योंकि धूप में ही दिख पाता था तो भी आप पढ़ते थे। आप मुझे कुछ बता रहे थे कि कुछ सांप वगैरह का इंसिडेंस आपके साथ हुआ था, क्या था वो किस्सा? मैम, जब मैं सीनियर सेकेंडरी में थी तो चूँकि मेरे पिताजी एक 3rd ग्रेड टीचर ही थे, हमारी बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं थी, तो हमने एक झोपड़ी किराए पे ली थी। और किराए का मकान भी हम उसी गांव में लेते थे मेरे पेरेंट्स, जहां मेरा स्कूल अवेलेबल होता था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तारीफ़ करना चाहूँगी आपके पेरेंट्स की यहाँ पर कि उन्होंने बिटिया
ऐसी बिटिया जो नहीं देख सकती या बहुत कम जैसे दिखाई दे रहा है, उसकी पढ़ाई को, पूरे परिवार में केवल उसके पढ़ाई को सबसे प्रमुख दर्जा दिया और आपको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे। साधुवाद है आपके माता पिता को और यही तभी प्रेरणा देंगे। फिर तो उस झोपड़ी में उसकी मिट्टी की छत थी, उसमें एक सांप रहता था। तो मेरी भी मजबूरी ये थी कि मुझे भी वहीं दिखता था, वहीं पे सनलाइट सीधी किताब पे ऐसी आती थी कि मुझे वहीं अक्सर दिखते थे। तो मैं उस सांप से डर के मैंने उस झोपड़ी को छोड़ा नहीं। अरे बहुत बढ़िया। मैं भी वहीं पढ़ती थी और वो सांप भी वहीं रहता था। वैसे मुझे एक मक्खी से भी डर लगता है, लेकिन मुझे मेरे सामने मेरा लक्ष्य था, इसलिए मैं मेरे लक्ष्य से डिगी नहीं और मुझे सांप के डर ने भी मुझे मेरे लक्ष्य से नहीं भटकाया। और वो सांप जब मेरे एग्जाम खत्म हो गए, हमने वो मकान खाली किया, तब लास्ट दिन वो सांप मारा गया। इसी तरीके से एक बार जब मैं एसटीसी कर रही थी तो वहाँ काफ़ी बंदर आए हुए थे बाहर से। रोज़ ये सुनने में आ रहा था कि आज उस पड़ोसिन को काट गया, आज उस पड़ोसिन को काट गया, लेकिन इतना सुनने के बावजूद भी मैं बंदरों से भयभीत नहीं हुई और मैं अपने लक्ष्य से टली नहीं। और नियमित रूप से जैसे मैं हमेशा छत पे जाती थी, उसी तरीके से मैं छत पे हमेशा जाती रही। तो एक दिन 2 बंदर आके मेरे दोनों कंधों पे बैठ गए और तो मैं एकदम, तो मुझे एक बार तो डर लगा, लेकिन जब मैं उठ के चली तो उन बंदरों ने ईश्वर की कृपा से मुझे कुछ भी नहीं कहा, केवल मेरा पेन लिया उन्होंने। अरे वाह। और मैं सकुशल नीचे लौट आई। बिल्कुल, बंदर भी आपके सहयोगी बने कि ये लड़की पढ़ना चाहती है तो इसको पढ़ाई में सहयोग करो, और आपको बिल्कुल तंग नहीं किया। मुझे लगता है ये हमारे मन का विश्वास ही है जो सभी तरफ प्रतिबिंबित होता है और जिसकी छाया सब पर पड़ती है तो हमें खुद को एनर्जी मिलती है। सुनीता जी, क्या क्या शौक हैं आपके, क्या क्या हॉबीज़ हैं आपकी, कैसे आप अपना एक्स्ट्रा समय व्यतीत करती हैं? मुझे संवेदनशील साहित्य जो आम जनता से जुड़ा हुआ है उसको पढ़ने का शौक है। बहुत बढ़िया। और बच्चों को पढ़ाने का शौक है। बहुत बढ़िया। आसपास की जो भैया हैं उनके बच्चों को पढ़ाने का शौक है। बहुत अच्छा। और जो मेरे डिपार्टमेंट से संबंधित काम भी है, आम जनता अगर मुझे ऑफिस के बाद भी मेरे से कोई मार्गदर्शन चाहती है तो मैं उनको पूरा मार्गदर्शन देती हूँ। बहुत बढ़िया। बहुत प्रेरणादायी जीवन है आपका सुनीता जी। क्या सपने देखती हैं आप अपने आगे के जीवन के लिए? मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ मैम, जो मेरा मनोबल है ये बना रहे और ये मनोबल औरों का भी मनोबल बढ़ाए। बहुत अच्छा। बिल्कुल, जो सारी ताकत है वो ताकत सारी हमारे अंदर ही समाई हुई है। यही बात जो सुनीता जी ने आज हमें बताई कि वे देख नहीं सकती, लेकिन नहीं देख पाने के बावजूद मन की आंखों से उन्होंने अपने लिए हर मुकाम हासिल किया। सुनीता जी, निसंदेह आप हमें तो प्रेरणा दे रही हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारे दर्शकों को भी उतना ही प्रेरित करेंगी। आपके आगे के उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नमस्कार। नमस्कार।